हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 12 की जो फिज़िक्स है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। तो आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खासकर जो हरियाणा वाले हैं वो ध्यान दे लो भाई, ठीक है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपने पता है कि जो है 35 क्वेश्चन जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 70 में से। यानी आपको मालूम है कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। 50% क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो इसकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़, यानी आपको बताना है कि जो SI यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी जूल पर कूलम, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसका तो ऑप्शन ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए आना चाहिए, राइट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जूल पर कूलम भी जो है ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, न्यूटन मीटर पर कूलम भी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ही इसके ऐसा यूनिट है भाई, ठीक है। जनरली हम यूज़ कर लेते हैं वोल्ट, वो अलग बात है, बट जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स भी जो है इसके ऐसा यूनिट है। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको, ताकि जो है आप इसके अंदर जो है आपको पता चले कि भाई इससे अलावा भी इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ये बात सही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? मीन्स कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि जो हम वर्क डन करते हैं, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल, उसको ले जाने के लिए, तो क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप इस पाथ से जाइए, चाहे आप इस पाथ से जाइए, चाहे इस पाथ से जाइए, वर्क डन है वो सेम रहेगा हर केस में। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है ये। तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मीन्स एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ऑप्शन ए है V इक्वल टू V, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V इक्वल टू Q अपॉन 4πε/r²। Q यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, और R क्या है? डिस्टेंस है, जो पॉइंट हमें जिस पॉइंट पर निकालनी है उसका डिस्टेंस है ये। ऑप्शन बी कहता है V इक्वल टू Q² अपॉन 4πε/r²। ऑप्शन सी कहता है V इक्वल टू Q अपॉन 4πε/r, एंड डी कहता है V इक्वल टू Q² अपॉन 4πε/r। तो चलिए देखिए क्या कहता है इसके अंदर। आपका माइंड क्या है एक बार बताइए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भाई सी, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अगर यहाँ पर पूछी जाती इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, तो फील्ड जो होती है ना स्टूडेंट्स वो होती है R², ठीक है, वहाँ पर R² आता है। बट जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के, ठीक है, यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, पावर ओनली 1 रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर। और इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है, आप हमें बता दीजिए, तो आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा वो। तो कमेंट के अंदर आप जो है पूछ सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आपको ये लगता है कि ये जो चैनल है ये आपकी हेल्प कर रहा है एग्ज़ाम्स के अंदर या आपके सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसकी वीडियो अच्छी नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर एक वीडियो को लाइक ही करके जाइए, डिसलाइक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम उसमें सुधार करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मेनली जो हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 में से जो 35 के क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 35 आउट ऑफ 35 वो लें,
मेरा ऐसा प्रयास है और इसी प्रयास की कड़ी में मैं जो है आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहले खुद नोट्स बना रहा हूँ, खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसके बाद आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या है कि गेस्ट पेपर्स जो हैं जिससे आप प्रिपेयर करते हो हेल्प बुक, उसके अभी तक हेल्प बुक मार्केट में नहीं आई हैं और हेल्प बुक जब तक मार्केट में आएंगे, अभी तक पता नहीं है कि कब तक वो आएंगे, तब तक जो है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी कर लीजिएगा जब आ जाएंगी, बट ये हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर मैं ये वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटीज़, कि इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। भाई अभी अभी हमने डेरिवेशन किया है, इसमें डेरिवेशन का रिजल्ट अभी अभी पढ़ा है कि आप इस रिजल्ट के अंदर देखिए, इस रिजल्ट के अंदर आप आर की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दीजिए, इन्फिनिटी, तो वोल्टेज क्या होगा। अगर किसी के डिवाइड में इन्फिनिटी हो तो ऑलवेज जीरो आंसर आएगा, तो 0 वोल्ट। तो इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो 0 होएगा। कितना होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है उसके अंदर 0 वोल्ट का गया है, तो ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या ये बात सही है, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बिल्कुल ओबे करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओबे करती है। उसके बाद पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी ओबे करता है। तो तीनों ही ये हमारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती हैं। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता, ओबे करता है, ठीक है। तो ये जो है हमने जो डिस्कस किया, चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसके बाद देखिए वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब क्या है कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। यानी अगर आप डिफरेंस निकालना चाहिए इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वो इक्वल है। मान लीजिए इस पॉइंट पर 1 वोल्ट है तो दूसरे पॉइंट पर भी 1 वोल्ट होगी, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 वोल्ट, तो यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो कहता है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। देखिए देखो जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल रहेगा भाई, वर्क डन जो होता है उसमें पोटेंशियल का रोल होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही 0 है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किस रिलेशन से हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो आपने W/Q लिखा था। W क्या है, जो वर्क डन हमने किया है किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। अब हमारा देखिए पोटेंशियल ही 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है हमारा, तो वर्क डन भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑलवेज 0 होएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। उसके बाद है एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ट्रू फॉल्स। तो देखिए इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न है कि जो एरिया हम निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगल का, अभी तक हमने निकाला है। तो देखिए मान लीजिए ये 1 मीटर है, इस साइड भी मान लीजिए 2 मीटर है। तो एरिया निकालते रेक्टेंगल का क्या करेंगे, 1 × 2 मीटर स्क्वायर, है ना, 2 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं। तो जब भी हमने अभी तक क्या किया है कि अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन हमने की है तो हम उसमें सिर्फ एरिया में है ना डायमेंशन बताते कि मीटर स्क्वायर है। हम ये तो नहीं बताते कि 2 मीटर स्क्वायर भाई दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में है, या फिर पूर्व दिशा में है, या पश्चिम दिशा में। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि वैसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है भाई, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर जानना है, रीजन जानना है, तो आपको मेरे वीडियोस के अंदर जो है एरिया के बारे में आपको एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था तब मैंने आपको बताया था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। तो एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है भाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए
ये पूरी यूनिट के जो लेक्चर हैं मैंने अपलोड कर रखे हैं, डिटेल में अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, डिटेल में अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहाँ से इसकी जो थ्योरी है वह आप पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी थ्योरी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है। अगर आपके पास समय है और आप जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जो थ्योरी एक्सप्लेन की है उसमें मैंने विद एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। जिस भी टॉपिक का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करके बताया है, वीडियो के अंदर ही करके बता रखा है, ताकि टीचिंग की जो आपकी टीचिंग एंड लर्निंग की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, मतलब आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो लर्निंग की प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट जो है उसी के अंदर इंक्लूड कर रखे, तो आप मेरी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास समय है तो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने पूछा एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो कि फॉल्स है। अब हम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम ऐसा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट ऐसी बोल रही है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स ई डॉट है, ठीक है, ई वेक्टर है, ये भी हम वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, तो ई डॉट है। तो कहता है कि हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है इसका, तो ये तो जस्ट एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1l3 t-3 a-1, तो ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ से है ना, आपको निकालना पड़ेगा, ये याद तो नहीं रख सकते हैं, हमें निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। कहाँ से निकालेंगे, देखिए हमने अभी फार्मूला लिखा है ई डॉट ए, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर ध्यान है तो अच्छी बात नहीं है, तो आप यहाँ से F/Q इसको लिख सकते हैं, और एरिया को जो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो F/Q, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, F को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, ठीक है, ये हो गया कूलम, और एरिया को मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी SI यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमें, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए F/Q है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो F का क्या होता है, m1l1 t-2, ठीक है, डिवाइड में क्या है, चार्ज के लिए लेते हैं A इंटू टी, ठीक है, A क्या है यहाँ पर, करंट का है एम्पियर, राइट। उसके बाद इंटू में क्या था भाई हमारे पास, एरिया के टाइम होते हैं L²। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, m1, ठीक है, m1, L क्या हो जाएगा, 2 पावर यहाँ पर, 1 पावर यहाँ पर, तो ऐड होकर L3 हो जाएगा। टी देखिए -2 है, तो ये ऊपर लेकर जाएंगे इसको न्यूमरेटर में, तो -3 हो जाएगा, और ए क्या है, न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो m1l3 t-3 ए इन्वर्स। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उस टाइम तो देखिए ध्यान में नहीं रहता है, हम सारे डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एक हैं जो आपको याद करने हैं, फंडामेंटल आप याद कर लीजिए, उससे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला है, इफ़ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज phi = q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद C 0, ऑप्शन डी है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो इसके अंदर कहता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होगा वो बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स गोज लॉ से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ना। तो अगर हमारे पास चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, जो एनक्लोज्ड है, मतलब जो इस सरफेस के अंदर है। अब सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास चार्ज 0, तो फ्लक्स भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अंदर। देखिए ऑप्शन जो ए है उसके अंदर जो फ्लक्स है ना, वो क्यू जो है वो एनक्लोज्ड के लिए लेते हैं, मतलब जो चार्ज सरफेस के अंदर है सिर्फ वही कंट्रीब्यूशन करता है फ्लक्स के अंदर। अगर सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ये सरफेस है, इसके बाहर चार्ज है आपका 3 कूलम, इसके बाहर यहाँ है 1 कूलम, बट अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि बाहर वाले कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अंदर वाले कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इज। इसमें डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछा गया है कि हमारे पास एक चार्ज्ड वायर है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये इनफाइनाइटली चार्ज इनफाइनाइटली इसकी लेंथ है, ठीक है, तो इनफाइनाइट है ये। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू क्या आती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, λ/2 π ε0 r, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में शायद ना पूछा जाए बट वैसे इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, जो उसके ग्राफ है वो कैसे आएगा, डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है ये, तो वेरिएशन बतानी है आपको कि वेरिएशन क्या रहेगी इसकी, ठीक है, कि ए ऑप्शन है ये सही है, या फिर बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। तो आपको क्या बतानी है, वेरिएशंस बतानी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी। तो ये वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल जो सेल है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वेरिएशन ये रहेगी। आगे बढ़ते हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो आपस में क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। इक्विपोटेंशियल कहता है क्या ये किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, तो अगर करती हैं तो इसने कहा है स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, तो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसे क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीज़न क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको बताना भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी यूनिट क्या होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट रहती है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो ये इसकी जो है यूनिट रहेगी वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट रहेंगी, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कर्ल वी अपॉन कर्ल आर, ठीक है। ये पोटेंशियल तो वोल्टेज को वोल्ट में और डिस्टेंस को मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर भी, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहेगी, ऐसा यूनिट रहेगी। हमने आपको ध्यान हो तो हमने जो है इस टाइप से एक रिलेशन किया था जिसमें हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू जो है डी वी अपॉन डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी न्यूटन पर कूलम में होती है, इसलिए हमने लिखा कि ये न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है, और यहाँ से आप लेना चाहते हैं वोल्ट पर मीटर तो ये भी ले सकते हैं। तो दोनों ही इसकी क्या रहेगी, ऐसा यूनिट रहेंगी। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसेज बहुत ईजी है, ठीक है, कि ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, वो क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, फैराड है, न्यूटन पर कूलम है। देखिए जो वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की है तो ये तो नहीं हो सकती, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की होती है तो ये भी नहीं हो सकती, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है तो ये भी नहीं हो सकती, बचती फैराड। तो फैराड क्या है, ऐसा यूनिट है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। तो देखिए हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन कर लिए। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है ऐसा यूनिट है, और कैपेसिटेंस की क्या रहती है हमारे पास, ऑप्शन सी है फैराड, ठीक है, फैराड में मेजर करते हैं इसको। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसेज, ये थोड़ा सा जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये आपको जो है निकाल करके देखना पड़ेगा कि डायमेंशन क्या है। मैं आंसर बता देता हूँ, डायमेंशन है इसका ऑप्शन ए m-1 l-2 t⁴ और a स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर है। ए क्या है यहाँ पर, एम्पियर के लिए आया है, एरिया के लिए नहीं आया, एम्पियर के लिए आया है, ठीक है, ये बात ध्यान होनी चाहिए आपको। उसके बाद है द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज, अर्थ की कैपेसिटेंस क्या है, 611 माइक्रोफेराड, 711 माइक्रोफेराड, 811 माइक्रोफेराड, 911 माइक्रोफेराड। देखिए अर्थ एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और अर्थ का जो है स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन आर। आर की वैल्यू अगर पुट करेंगे आप 6400 किलोमीटर और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 711 माइक्रोफेराड होती है अर्थ की कैपेसिटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, यानी आपको बतानी कैपेसिटी क्या होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की जो दूरी है वो है d, और एक प्लेट का जो एरिया है वो है a। तो आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, फॉर्मूला बताना है, ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या ये फैक्टर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये फैक्टर भी नहीं होने वाला, और ये भी नहीं होने वाला। करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एंड डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके जो है कमेंट का आंसर किया जाएगा। उसके बाद है इफ़ C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड एंड C2 इक्वल टू 50 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट, यानी दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ा है। एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, दोनों को हमने जोड़ दिया पैरेलल के अंदर, ठीक है भाई। तो कहता है जो इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 5 माइक्रोफेराड है, ये भी 5 का है, तो इक्विवेलेंट पूछा है आपको कि कितनी आएगी, तो इसका आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि कितनी आनी चाहिए। तो एक 50 है भाई, एक 5 है, तो अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 5 + 50 तो कितना हो जाएगा 55 माइक्रोफेराड। अगर पैरेलल में है तो क्या कर दें, डायरेक्ट जोड़ देते हैं आप उसको, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5 + 50 को ऐड करेंगे तो 55, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 55। तो ये नहीं है, इसका डी भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 55 माइक्रोफेराड। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय, एनर्जी बतानी है जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, किस रिजल्ट से वो दी जाती है। यू क्या है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड है, यू इक्वल टू हाफ Q² / C, यू इक्वल टू हाफ CV², यू इक्वल टू हाफ QV एंड ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही रिलेशन क्या है, ये एनर्जी स्टोर्ड के हैं कैपेसिटर के अंदर, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं भाई। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज, आपको बताना टोटल एनर्जी जो है स्टोर्ड कितनी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो टोटल एनर्जी आपको निकालनी किस डेरिवेशन से दी जाएगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर, तो मोस्टली जो है इसको टिक करके आएंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि आप चाहे तो पैरेलल में जोड़िए, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, चाहे सीरीज में जोड़िए, जो टोटल एनर्जी है ऑलवेज ए ऑप्शन से ही दी जाएगी, यानी टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो होगी U इक्वल टू U1 + U2 + U3, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, नोट डाउन कर लीजिए, इस बात को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी बतानी है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो किस रिलेशन से दी जाएगी। यू यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, तो हाफ E² बिल्कुल नहीं, हाफ ε0 E², उसके बाद सी ऑप्शन है हाफ ε0² E, ऑप्शन डी है हाफ ε0² E², तो इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा, सी और डी गलत आंसर है, ठीक है, गलत ऑप्शन है, तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस रिलेशन से एनर्जी डेंसिटी दी जाती है। आगे देखिए, द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज, आपको बताना है कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है इनमें से कौन सा है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो है आपको बताना कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, HCl है या HNO3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी CO2 जो है वो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, CO2 नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर डाइलेक्ट्रिक इज, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, अमोनिया है, CO2 है, बेंजीन है, मीथेन है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि जो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो कौन सा है, तो अमोनिया। अमोनिया क्या है, पोलर, CO2 नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, मीथेन भी नॉन पोलर है। तो पोलर की बात कर रहे हैं हम, नॉन पोलर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अमोनिया क्या है यहाँ पर, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। उसके बाद देखिए, द SI यूनिट ऑफ मोलिकुलर पोलैरिजिबिलिटी इज, यानी अल्फ़ा जो है मोलिकुलर पोलैरिजिबिलिटी है उसकी जो है SI यूनिट बतानी है, क्या है, ठीक है, कि मतलब वो यूनिटलेस है, मीटर है, मीटर स्क्वायर है या मीटर क्यूब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मीटर क्यूब। तो डी ऑप्शन है, जो मोलिकुलर पोलैरिजिबिलिटी होती है जिसको अल्फा से हम डिनोट करते हैं, मीटर क्यूब उसकी SI यूनिट रहेगी। उसके बाद है द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आर, डायमेंशन बताने हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के, ठीक है। तो यानी हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है M1 L1 T-2, ऑप्शन बी है M0 L3 T-2 A4, ऑप्शन सी है M² L-1 T-3 A², ऑप्शन डी है इट इज़ डायमेंशनलेस। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 1, 2 और 3 के अंदर उलझे रहेंगे, यानी ABC में उलझे रहेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर तो यहाँ पर है इसका भाई, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो आप चाई से इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से, CHI से, ठीक है। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो कहता है कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, या फिर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ती है, तो बढ़ाने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, या तो कंडक्टिंग स्लैब हो या डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, दोनों के केस में टोटल जो कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो क्योंकि बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन चार्ज्ड कैपेसिटर, कि जो चार्ज्ड कैपेसिटर है
उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो हमारा नेट चार्ज है वो चार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो नेट चार्ज की बात करें तो जीरो होगा, क्यों, इतना ही तो प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इक्वल होता है। तो नेट की बात कर रहे हैं हम, नेट चार्ज क्या होगा, तो उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई नेट चार्ज नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास ये इस प्रकार से एक सर्किट दे रखा है कि ए जो है ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ये बाय मिस्टेक कटिंग है। तो हमारे पास एक तो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराड का, दूसरा भी कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराड का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। अभी बताया था कि अगर पैरेलल में हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्टली आप ऐड कर दो। जो रेजिस्टेंस में उसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में क्या करते हैं पैरेलल में, आपने ऐसे निकाला था है ना कि इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, उसके बाद 1 प्लस जो है अपॉन 1 + R जो है + 1/R3 ऐसे। लेकिन हम ये सिर्फ रेजिस्टेंस में करते हैं, पैरेलल के अंदर जो है हमारा चेंज हो जाता है, तो इसको डायरेक्टली हमें ऐड करना है, 5 + 5 10 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 10, ठीक है। तो आप मोस्टली बच्चे इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं 2.5 में, क्योंकि मोस्टली बच्चे गलती क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जब आप पैरेलल में निकालेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1/5 1/5, यानी आप करेंगे 2/5, इसको फिर रिवर्स करेंगे 5/2, तो आप आंसर निकालेंगे 2.5 माइक्रोफेराड। तो मोस्टली बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं। कैपेसिटर के केस में, रेजिस्टेंस का केस होता तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, बट ये कैपेसिटर का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनर लेके लिए मैंने आपको ये बताया है, दोनों ही दे दिए, दोनों को सीरीज़ में जोड़ रखा है अभी। 10 है, दूसरा भी 10 माइक्रोफेराड का। तो इक्विवेलेंट बतानी है ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होगी। जब ये सीरीज़ में होते तो इसका रिलेशन ध्यान कीजिए, 1/CS = 1/C1 1/C2। तो इस रिलेशन से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 10 × 10 / 10 + 10, ये आपका आंसर होएगा, ठीक है, यानी 100/20। 100/20 को आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 माइक्रोफेराड इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है इसका, 5 माइक्रोफेराड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाली यूनिट है, कंप्लीट हो गई हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब बात करते हैं तो इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कोशिश किए वो सभी कवर किए हैं यहाँ पर। तो वैसे तो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, और किसी बुक की आपको जो है हेल्प लेनी है तो आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले ही दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई थिंक ये सफिशिएंट होनी चाहिए कि मोस्टली क्वेश्चंस को ये कवर कर देगी, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप और हेल्प बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सके। ये जो है स्पेशली हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ, HBSC के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हालांकि CBSE के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स तो उनके भी आते हैं, तो सिलेबस सेम है, ठीक है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। कहीं आप CBSE वाले स्टूडेंट्स और आप सोचें कि ये तो हरियाणा बोर्ड के लिए है तो हम नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है, आप भी देख सकते हैं इसको, आपको भी इसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। बट स्पेशली जो है HBSC के अगर देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 70 में से 35 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो एक यूनिट कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट यूनिट मैं जल्द ही लेने आने वाला हूँ। इसी चैनल को फॉलो करते रहिए, नेक्स्ट यूनिट आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।